हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वैभव प्रकाश एग्जाम हब पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पृथ्वी का वायुमंडल, जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप इतना ख्याल रखिए कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो ईवीएस का पोर्शन है उसमें वायुमंडल से 1 या 2 प्रश्न तो आ ही जाता है हर बार। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो गैसों की एक अदृश्य जीवनदायिनी चादर है जो हमारे ग्रह को चारों ओर से घेरे हुए है। यह न केवल हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, बल्कि सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे हमारी रक्षा भी करता है। यदि वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह, कैसे? पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह एक निर्जीव और बंजर चट्टान होती। अब वायुमंडल क्या है और इसका महत्व क्या है? तो देखिए, वायुमंडल जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से बंधा हुआ है। यह धरातल से लेकर हजारों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। हालांकि इसका जो 99% द्रव्यमान है वो धरातल से मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई में है। उसके ऊपर जो भी इसका द्रव्यमान है 1% है। मतलब जो पृथ्वी से 32 किलोमीटर की ऊंचाई है, उस ऊंचाई के आगे सिर्फ इसका 1% द्रव्यमान है। कितना है? 1%। बाकी जो 99% है वो पृथ्वी से 32 किलोमीटर की रेंज में है। अब वायुमंडल का महत्व क्या है हमारे लिए? तो सबसे पहला जो महत्व है वो यह है कि यह जीवन का आधार है। मतलब यह पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जीवों के लिए क्या? ऑक्सीजन, मतलब O2 प्रदान करता है। उसके बाद तापमान की बात करें अगर, तो यह जो वायुमंडल है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के जरिए, मतलब GHE, ग्रीन हाउस प्रभाव के जरिए पृथ्वी के औसत तापमान को लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाए रखता है, जिससे यहाँ जीवन संभव है। इसके बिना पृथ्वी का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। मतलब अगर वायुमंडल को हटा लिया जाए तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो सकता है। उसके बाद क्या वायुमंडल हमारा सुरक्षा कवच है? वो कैसे है कि अंतरिक्ष से आने वाले छोटे उल्कापिंड वायुमंडल के घर्षण के कारण रास्ते में ही क्या होता है? जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे वो पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाते। और इस तरह से वायुमंडल हम सबकी सुरक्षा का कार्य करता है। उसके बाद जल चक्र और मौसम। देखिए, बादलों का बनना, वर्षा होना, हवाओं का चलना, ये सभी मौसमी गतिविधियां क्या हैं? वायुमंडल के कारण ही संभव है। अगर वायुमंडल हटा दिया जाए तो बादलों का बनना, वर्षा होना या अन्य मौसमी घटनाएं जो भी हैं, मौसमी गतिविधियां जो भी हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। अब आइए हम लोग चलते हैं वायुमंडल के रासायनिक संगठन की ओर। तो वायुमंडल कोई एक अकेली गैस नहीं है, बल्कि यह कई गैसों, जलवाष्प और धूल कणों, कई गैसों, जलवाष्प और धूल कणों का एक जटिल मिश्रण है। क्या है? एक जटिल मिश्रण है। अब देखिए, ये है हमारा वायुमंडल। अब इसमें क्या है? नाइट्रोजन जो है वो कितने, लगभग 78.08% यानी कि 78.08%। ऑक्सीजन क्या है? ये लगभग 20.95%, या हम कह सकते हैं कि कितना, 21%। जो उसके बाद आर्गन आता है। आर्गन कितना है? 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, नियान है, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन और अन्य गैसें, ये सब 0.04% में आती हैं। देखिए क्या है, मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं? तो वायुमंडल के अगर शुष्क भाग में गैसों का अनुपात देखा जाए तो कुछ इस प्रकार है कि जो नाइट्रोजन है वो 78.08%, ऑक्सीजन मतलब O2 वो 20.95, या हम कह सकते हैं कि लगभग 30%। उसके बाद आर्गन कितना है? 0.93%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2
ये कितना है 0.04%। फिर उसके बाद अन्य गैसें आती हैं जैसे नियान है, हीलियम, मीथेन आदि जितनी भी गैसें हैं वो सब कितनी लगभग आप मान के चलिए 0.01% या उससे भी कम। बातें समझ में आ रही हैं? अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देखिए नाइट्रोजन के बारे में जान लेते हैं कि यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यह पौधों के लिए प्रोटीन बनाने में सहायक है और आग को तेजी से फैलने से रोकती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक ठंडी गैस है। अब ऑक्सीजन, इसे प्राणवायु कहा जाता है। सभी जीव श्वसन के लिए इस पर निर्भर है। यह आग जलाने के लिए भी आवश्यक है, मतलब अगर ऑक्सीजन ना हो तो आप आग नहीं जला सकते। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पौधों जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए इसका उपयोग करते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन का उत्सर्जन संभव नहीं है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना भी वायुमंडल में अत्यंत आवश्यक है। यह एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी को गर्म रखती है। सूर्य की गर्मी को रोककर पृथ्वी को गर्म रखती है। और दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि यह एक ऐसी गैस है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम भी करती है, उससे भी हमें बचाती है। उसके बाद देखिए फिर क्या है वायुमंडल में, अगला जो कंपोनेंट है वायुमंडल का वो है जलवाष्प। वाष्प के बारे में अगर देखें तो यह वायुमंडल में जलवाष्प जो है वायुमंडल में आयतन के अनुसार 0 से 4% तक हो सकती है। मरुस्थलों और ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, मतलब मरुस्थलों में, कहाँ, मरुस्थलों में, ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर। मरुस्थलों और ध्रुवों में क्या है, इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन जो भूमध्य रेखा है उस पर इसकी मात्रा अधिक होती है। बात समझ रहे हैं आप? उसके बाद इसी में देखिए यह क्या है कि मौसम और जलवायु बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब जो जलवाष्प है वो मौसम और जलवायु को बदलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद जो अगला कंपोनेंट है वायुमंडल का वो है धूल के कण। अब देखिए हवा में तैरते हुए सूक्ष्म कण जैसे समुद्री नमक, महीन मिट्टी, धुआं, राख, ये कण बादलों के निर्माण के लिए संघनन केंद्रक का काम करते हैं। अगर धूल के कण या एरोसॉल्स ना हो तो बादलों का निर्माण संभव नहीं है। ये सारी बातें क्लियर हो रही हैं? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि हम वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे कि कैसा है हमारा वायुमंडल। तो देखिए तापमान के उतार चढ़ाव और घनत्व के आधार पर हमारे वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 परतों में विभाजित किया गया है। अगर हम धरातल से ऊपर की ओर जाने पर ये परतें देखें, अगर हम नीचे से मतलब पृथ्वी से ऊपर की ओर चलें, किधर चलें, पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष की ओर चलें, तो ये जो परतें हैं उनको हम क्रम से पढ़ते हैं। देखिए पहला क्षोभमंडल, यह वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण परत है। हम इसी परत में सांस लेते हैं। इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर, मतलब पृथ्वी से लगभग 13 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक होती है, लगभग 18 किमी, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, लगभग 8 किमी होती है। ठीक, दूसरी बात, इस मंडल में क्या है कि इसको मौसम की परत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मौसम से जुड़ी सभी घटनाएं जैसे बादल का बनना, वर्षा, कोहरा, बिजली चमकना, तूफान और ओलावृष्टि ये सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है, इसी परत में होता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सामान्य ह्रास दर जिसको NLP या नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, इस परत में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। कितना घटता है? प्रति 165 मीटर। मतलब अगर हम क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊपर चले हैं, कितना, 165 मीटर ऊपर चले हैं, तो कितने, एक डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर 1 किलोमीटर ऊपर चले हैं तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है।
मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चलते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता रहता है। टेम्परेचर क्या होता रहता है? डाउन होता रहता है। बातें क्लियर है? उसके बाद क्षोभ सीमा की बात करें तो क्या है क्षोभ सीमा? देखिए, क्षोभ मंडल और इसके जस्ट ऊपर जो है समताप मंडल, उन दोनों को जो सीमा अलग करती है उस सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। अब जो क्षोभ मंडल है, यहाँ क्षोभ मंडल में आपको तीन बातें याद रखनी है। पहली तो इसकी ऊंचाई याद रखनी है, दूसरा इसमें होने वाली मौसमी घटनाएं याद रखनी है, और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको NLP यानी कि सामान्य ह्रास दर के बारे में याद रखना है। उसके बाद अगला जो भाग है वायुमंडल का, या अगली जो परत है, उसका नाम है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर स्थित होती है। मतलब क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर जो परत है उसको क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। अब इसकी ऊंचाई क्या है? जो क्षोभ सीमा है, मतलब वह सीमा जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को पृथक करती है, उस क्षोभ सीमा से लेकर ऊपर की ओर जब हम चलें तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा मंडल फैला है? समताप मंडल फैला है। अब इस मंडल की खास बात क्या है कि इस परत के निचले भाग में तापमान लगभग स्थिर रहता है। इस परत का जो निचला भाग है उसमें तापमान क्या रहता है? लगभग स्थिर रहता है। यहाँ बादल और मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। मतलब समताप मंडल में बादल बनना, कोहरा, धूल, ओस, ये सब घटनाएं समताप मंडल में संभव नहीं है, जिसके कारण यह जेट हवाई जहाजों के उड़ानों के लिए सबसे आदर्श परत मानी जाती है। ये पॉइंट आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जेट हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ सकते हैं। तो वो कौन सी परत है? समताप मंडल, मतलब स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर का जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है भैया ओजोन परत। ये जो ओजोन लेयर है ये समताप मंडल में ही, मतलब जो समताप मंडल है उस परत में विशेषकर 15 से 35 किमी के बीच ओजोन गैस जो है O3 की प्रचुरता होती है, बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। उसके बाद तापमान वृद्धि की अगर बात करें हम समताप मंडल में, तो ओजोन द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों के अवशोषण के कारण इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान फिर से बढ़ने लगता है। मतलब इस परत में क्या होता है कि ऊंचाई के साथ तापमान, पहले जो इसकी निचली सीमा है, मतलब ओजोन परत के नीचे की जो सीमा है, उस परत में तापमान स्थिर रहता है, परंतु ओजोन परत के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे तो यूवी किरणों के अवशोषणों के कारण, अल्ट्रावायलेट किरणें जो है उनके अवशोषण के कारण इस परत पर ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने लगता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी परत है जिसमें पहले तापमान स्थिर और बाद में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, तो आपका जवाब होगा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद जो अगली परत है वो है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी और सबसे ठंडी परत है। अब इसकी ऊंचाई कितनी है? यह समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर से, समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर से हम बात कर रहे हैं मध्य मंडल की। क्या है कि यह वायुमंडल की तीसरी और सबसे ठंडी परत है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह समताप मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अब उल्कापिंडों की बात करें, जो उल्कापिंड जलते हैं वो इसी मंडल में जलते हैं। क्या है, अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले जो उल्कापिंड हैं वो इसी परत में आकर जल जाते हैं। क्या होता है कि मध्य मंडल जो है इसमें उल्कापिंडों के जलने की प्रक्रिया जो है वो मध्य मंडल में संभव होती है। अब इसके टेम्परेचर की अगर बात करें तो इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान तेजी से घटता है और इसकी जो ऊपरी सीमा है उस ऊपरी सीमा पर तापमान गिरकर लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का सबसे कम तापमान है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वायुमंडल की किस परत में वायुमंडल का सबसे कम तापमान होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए क्या? मध्य मंडल या मीजोस्फीयर। उसके बाद जो अगली और चौथी परत है वो है बाह्य वायुमंडल
या इसको आयन मंडल भी कहते हैं। देखिए, इस परत में क्या है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है, मतलब एक बार फिर से तापमान बढ़ेगा। क्या होता है कि ऊंचाई इसकी क्या है कि यह 80 किलोमीटर से लेकर लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। पृथ्वी के ऊपर 80 किलोमीटर के बाद 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच जो परत फैली है, उस परत को आयन मंडल या थर्मोस्फीयर कहते हैं या आयनोस्फीयर कहते हैं। अब आयन मंडल के बारे में अगर देखें तो इस परत का एक महत्वपूर्ण भाग आयन मंडल कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सौर विकिरण के कारण गैसों के कण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड, यानी कि आवेशित हो जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। इसीलिए इस परत को आयन मंडल कहा जाता है। उसके बाद रेडियो संचार, यह परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है, जिससे हमारे मोबाइल, टीवी और रेडियो संचार संभव हो पाते हैं। मतलब आयन मंडल भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक पॉइंट आयन मंडल का ये है अरोरा। देखिए क्या होता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनमें रात के आकाश में दिखने वाली रंग बिरंगी रोशनी, जिसको अरोरा बोरियालिस या अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, इसी परत में चुंबकीय कणों और सौर हवाओं के टकराव के कारण पैदा होती है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अरोरा क्या है। तो आप क्या बताएंगे कि चुंबकीय कणों और सौर हवाओं के टकराव के कारण आयन मंडल में बनने वाली रंग बिरंगी रोशनी को अरोरा कहते हैं। उसके बाद जो अगली परत है और लास्ट परत है वो है बहिर्मंडल। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। लिखा है कि यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी और अंतिम परत है, मतलब इसके बाद वायुमंडल का कार्य काम खत्म। ऊंचाई कितनी है इसकी कि 400 किलोमीटर से ऊपर का क्षेत्र बहिर्मंडल कहलाता है। मतलब पृथ्वी से 400 किलोमीटर के ऊपर जो भी है वो सब क्या कहलाएगा, बहिर्मंडल कहलाएगा, जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। कहाँ विलीन हो जाता है, अंतरिक्ष में। अब यहाँ क्या है कि यहाँ हवा बहुत ही पतली और विरल होती है। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसें यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अब पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले अधिकांश मौसम और संचार उपग्रह इसी परत की निचली सीमाओं या इससे ठीक ऊपर स्थापित किए जाते हैं। मतलब जो कृत्रिम उपग्रह हैं वो किस मंडल में स्थापित किए जाएंगे, तो वो वायुमंडल के बहिर्मंडल में स्थापित किए जाएंगे, मतलब पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर। इतनी बातें क्लियर हैं? ये हो गई सारी परतें। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर होना चाहिए। ये वायुमंडल के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। आप ये समझ लीजिए कि इसके बाहर उत्तर प्रदेश टीईटी में शायद कुछ भी पूछा जाना असंभव है। बातें क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब देखिए कि क्या है कि पृथ्वी का वायुमंडल एक अत्यंत जटिल लेकिन संतुलित तंत्र है। इतनी बातें संतुलित इसलिए है क्योंकि सारी परतें अलग अलग हैं और हर परत की अपनी एक विशेषता है। इसकी हर एक परत का अपना एक विशेष महत्व है। जैसे क्षोभ मंडल हमें मौसम और जीवन देता है, वहीं समताप मंडल हमें ओजोन का सुरक्षा कवच प्रदान करता है। और आयन मंडल की बात करें तो आधुनिक संचार तकनीकी जो है उससे हमको कौन जोड़ता है, उससे हमको आयन मंडल जोड़ता है। आज के समय में प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि इस वायुमंडल संतुलन को नुकसान पहुंच रहा है, जिससे बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। मतलब हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण प्रदूषण को कंट्रोल करें, अदरवाइज हम अपने वायुमंडल को नष्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए घातक है। अब आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या है? पहला प्रश्न है कि वायुमंडल, और हाँ, इन सभी प्रश्नों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इनकी आंसर की आपको लगभग वीडियो अपलोड होने के 6 घंटे के बाद आपको इनकी जो आंसर की है वो कमेंट के तौर पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ये है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ऑप्शन आपके हैं समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। मैं उम्मीद करता हूं आप सब इसका जवाब दे देंगे। फिर ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल।
इसका भी जवाब आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद जेट हवाई जहाज़ों के उड़ाने के लिए वायुमंडल की कौन सी परत आदर्श मानी जाती है? इसका भी जवाब आप अभी वीडियो में देख चुके हैं। उसके बाद वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है? इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपको इन सभी प्रश्नों की जो आंसर की है वो अभी कुछ समय के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए देखते हैं कि आपने कितना वीडियो से सीखा। उसके बाद 7वां प्रश्न जो आपका है वो है क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है, सामान्य ह्रास दर कितनी होती है? ठीक है। फिर ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ये आपको इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है, तो इसका जवाब मैं आपको तुरंत ये दे रहा हूं कि डॉब्सन इसका सही जवाब है। मतलब ओजोन परत की जो मोटाई है वो मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब आप क्या देंगे कि उसको मापा जाता है डॉब्सन में। बात क्लियर है? काहे में मापा जाता है? मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ओजोन परत की मोटाई किस यूनिट या किस इकाई में मापी जाती है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि भाई साहब इसको हम डॉब्सन में मापते हैं। ठीक। उसके बाद अगला जो प्रश्न नंबर 9 है वो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? इसका जवाब आप इसमें अगर नहीं देंगे तो जो पिछले वीडियो हमने आपको दिए हैं उन वीडियो में ये क्वेश्चन 1 या 2 बार पूछा गया है। देखिए इसका सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अब अगला प्रश्न जो है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। या फिर ऐसा करिए, मैं हर क्वेश्चन का जवाब अब आपको दे रहा हूं। हो सकता है आपने अब तक इनके आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर लिए हों। तो पहला जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न है कि वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो आप सभी को पता है कि क्षोभ मंडल में बादल बनना, वर्षा और कोहरे का निर्माण, ओलावृष्टि, ये सब कहाँ होता है? तो ये सब आपको पता है कि वायुमंडल की जो पहली परत है, जो सबसे निचली परत है यानी कि क्षोभ मंडल, वहाँ संभव है। उसके बाद ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो आप सब जानते हैं कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। उसके बाद जेट हवाई जहाजों के उड़ने के लिए वायुमंडल कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है? तो सबसे आदर्श परत जो है वो है समताप मंडल। यहाँ पर ताप मंडल लिखा, ये समताप मंडल, बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न जो है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है? तो इसका सही जवाब होगा आयन मंडल या फिर तापमंडल, जिसको थर्मोस्फीयर कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में प्रवेश करते ही जल जाते हैं? तो इसका जवाब आएगा आपके पास, क्या आएगा बताइए? इसका जवाब आएगा मेरे हिसाब से मध्यमंडल, और मेरे हिसाब से ही नहीं, मध्यमंडल ही सही जवाब है। उसके बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, 78.08%। उसके बाद क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में गिरावट आती है, तो सामान्य ह्रास दर जो NLP रेट है, मतलब NLR नॉर्मल लैप्स रेट, वो कितना होता है? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165 मीटर, ये इसका सही जवाब होगा। उसके बाद ओजोन परत की मोटाई आपको ऑप्शन बता दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ मुख्य ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैरोमीटर। इतनी बातें क्लियर हैं? अगर आपकी इतनी सारी बातें क्लियर हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपने यूपीटीटी से संबंधित वायुमंडल के सिलेबस को पूरा एक ही वीडियो में खत्म कर दिया है। इस वीडियो की इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
मैं डाल दे रहा हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास की जो PDF है वो आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। हो सके तो आप अगर सेशन अच्छा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।